हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए आर्टिकल पे डिस्कशन करेंगे जो आपके प्रीली के से रिलेटेड भी है और मेंस से रिलेटेड भी एनालिसिस हम लोग इस पे करने वाले हैं। तो अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जुड़ जाइए ताकि हम लोग इस आर्टिकल को शुरू करें। यह आर्टिकल मुख्य रूप से आप जीएस पेपर 3 में, अगर मेंस में देखा जाए तो जीएस पेपर 3 में इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो जो पार्ट होता है वहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और ऐसे देखा जाए अगर प्रीलिम्स से रिलेटेड तो यहाँ पे जो आपको फैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो आपको आपसा हो या फिर से आप देख सकते हैं इसमें से कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित भी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे जो संविधान में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद से मिजोरम असम से संबंधित कुछ जो भौगोलिक तथ्य है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग साथ में। और साथ में देखेंगे कि जो असम राइफल्स है इसका गठन कब किया गया और कब से कार्यरत है। ठीक है। और कहाँ कहाँ पे असम राइफल्स जो है सशस्त्र सेना जो बन है वो काम करता है, कहाँ कहाँ पे इसकी तैनाती की जाती है और किसके अंडर आता है। ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। ठीक। तो जैसे आपको पता होगा कि असम राइफल्स को जो है मिजोरम में स्थानांतरित किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। अब मिजोरम में क्यों किया गया है ट्रांसफ़र और कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसके संदर्भ में आप जानते होंगे कि यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह सशस्त्र बल आता है असम राइफल्स। ठीक है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे जो सीमा पे जो तैनात जो बल है, जो फोर्स है, वह कौन सा है? असम राइफल्स है। ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे जो सशस्त्र सेना बल जो तैनात है वो कौन है? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। ठीक वैसे ही चाइना और भारत के बीच में जो है वह कौन सा है? आईटीबीपी है, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन भूटान जो फोर्स है ये है वहाँ पे। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और साथ साथ देखेंगे इसमें कि क्या होता है आपसा। ठीक है। तो असम राइफल्स के बारे में पहले से देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स बटालियंस को मिजोरम में क्या किया, अभी ट्रांसफर करने की घोषणा की गई है इसके द्वारा। तो असम राइफल्स का लोगो अगर देखेंगे तो है वैलोर ग्लोरी सेक्रीफाइस। तो ये याद रखिएगा, इसका लोगो अगर अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, वैलोर ग्लोरी और सेक्रीफाइस इसका मुख्य रूप से कर्तव्य सर्वोत्तम यह इसका लोगो है असम राइफल्स का। अब इसमें कुछ पूर्वोत्तर के राज्य देख लेंगे आप लोग, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम का कुछ पार्ट हो गया और साथ ही इन तीनों के अलावा आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर जो मुख्य रूप से पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, क्या लगाया गया? पहले से आफ्सपा लगाया गया। अब आफ्सपा का फुल फॉर्म क्या है इसको पहले से हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। आफ्सपा का मतलब होता क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो आफ्सा का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये कब का एक्ट है? यह अधिनियम है 1958 का। ठीक है। यह अधिनियम जो है 1958 का है। अब इसमें के अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत जो आर्म फोर्सेस हैं उनको डायरेक्टली यह आदेश है कि वह शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर ही सकते हैं, दूसरा चीज शक के आधार पर वह फायर भी कर सकते हैं, यानी गोली भी मार सकते हैं। ठीक है। कहाँ पे? उस एरिया में जिस एरिया में याप्सा लागू हुआ है, जिस एरिया में किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष राज्य में लागू किया जा सकता है। अब कौन लागू करता है? जो गृह मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब ये 1958 का जो एक्ट है, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसको कहा जा रहा है, आपसा कहा जा रहा है, एक चीज इसमें निवारक जो निरोध आप पढ़ते हैं उसका भी जिक्र इसमें किया जा सकता है। किसमें? जैसे ऐसे सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, क्या करना पड़ता है? उसको संबंधित मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना पड़ता है। लेकिन निवारक निरोध वाले में क्या होता है? इसमें मैक्सिमम 3 मंथ तक, 3 माह तक क्या किया जा सकता है? बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है शक के आधार पे। ठीक है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का जहाँ मामला आता है या हिंसा का मामला आता है, या फिर से अगर देखा जाए कि जो उपद्रव ज़्यादा होते हैं या जहाँ पे विखंडन की बात होती है, ठीक है, वहाँ पे यह लगाया जाता है स्पेशल फोर्स
स्पेशल मुख्य रूप से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 का। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इनको जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनको एक स्पेशल पावर मिलता है, जो कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, या शक के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है फायर भी कर सकते हैं, गोली भी जो है चला सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसमें पावर दी गई है। अब इसके तहत जो निवारक निरोध होता है उसमें कितने मंथ, तो इसमें बिना वारंट के 3 माह तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, और अगर अब ये नहीं कि केवल 3 माह, ठीक है, इसमें भी अपवाद है, 3 माह से भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन एक्सटेंड करने के लिए क्या होगा, एक कमेटी होगी, कमेटी ये पैनल अगर ये आदेश देती है तब 3 माह से अधिक इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा 3 माह। 3 माह का मतलब कितना हो गया, 90 दिन, यानी 90 दिन तक तो हिरासत में बिना वारंट का यह लिया जा सकता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, जिस क्षेत्र में, लेकिन यह ध्यान रहे जिस क्षेत्र में लागू है या जिस राज्य में, पूरे अगर राज्य में लागू है तो पूरे राज्य में, या किसी विशेष क्षेत्र में लागू है तो उस विशेष क्षेत्र की बात की जाएगी, उस विशेष क्षेत्र के में यह प्रावधान होगा। अच्छा, एक और आप लोग पढ़े होंगे यूएपीए। ठीक है, यूएपीए पढ़े होंगे, ये भी अनलॉफुल, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रोविजन जो एक्ट है, पावर एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट, यह कब का है, 1967 का है यूएपीए। यूएपीए में कितने दिन का अगर पूछा जाए कि निवारक, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें यूएपीए के तहत 180 दिन का दिया जाता है, यानी विद इन 6 मंथ। इसको याद रखेंगे कि यूएपीए के तहत अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है तो बिना वारंट के उसके तहत भी लिया जा सकता है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के कारण। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के कारण 1967 वाला जो यूएपीए का एक्ट है उसके तहत किसी व्यक्ति को लिया जा सकता है हिरासत में बिना वारंट के, लेकिन विद इन कितने समय तक, 180 दिन तक, यानी 6 मंथ तक। ठीक ना, और इसके तहत आपसा के तहत अगर देखा जाए तो 3 माह यानी 90 दिन तक। वैसे ही अगर कहा जाए कि निवारक निरोध वाला जो अधिनियम है उसके तहत अगर देखा जाए किसी व्यक्ति को, तो शक के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने माह तक, अधिकतम 3 माह तक। लेकिन 3 माह से भी ज़्यादा एक्सटेंड करना हो तो उसके लिए कमेटी एक बैठेगी, वो कमेटी अगर वो अप्रूवल देती है तो उससे ज़्यादा उसको फिर से समय मिलता है। ठीक है, तो ये है। ऐसे तो सामान्यतः आप जानते हैं कि 24 आवर्स के अंदर क्या किया जाता है, मुख्य रूप से जो संबंधित मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष जो है दोषी है उसको पेश किया जाता है। ठीक, आने जाने के समय को छोड़ के। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर और कुछ पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड वगैरह कुछ क्षेत्रों में जो लागू है वो कौन सा है, आपसा। इसमें इन आर्म फोर्सेस को स्पेशल, अच्छा ये क्यों दिया गया है, अगर मान लीजिए कि कहीं आतंकवादी मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स अगर कहीं पे हैं और ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे मिलिटेंट्स है, या ऐसे सारी खबर जैसे पता चलती है, अब उस समय सामने अगर वह व्यक्ति है तो मिलिटेंट्स होगा तो वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तुरंत दग देगा। अब उस समय अगर ऐसा होता है कि नहीं, अपने सीनियर से अगर आदेश लेगा तब जाके उसको गिरफ्तार करेगा, या तब उसको जो है गोली उसको चलाएगा उस समय, तो उतने समय में क्या होगा, वो तो आतंकवादी जो है या जो मिलिटेंट्स है वो तो गिरफ्तार तो होगा नहीं, पहली बात। दूसरा चीज़ कि जो आर्म फोर्सेस है उनको ही नुकसान, या जो सिविलियंस है उनको ही क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए यह एक्ट लागू किया गया था आपसा, जो मुख्य रूप से जो आर्म फोर्सेस हैं उनको एक अलग जो है पावर देता है, जो जहाँ पे लगा होता है उस क्षेत्र में वह शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और शक के आधार पर अगर वह ना माने वो व्यक्ति जैसे सरेंडर करने के लिए, तो उसको क्या कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। ये इसमें आप समय इनको मुख्य रूप से छूट दी गई है। तो हम लोग पढ़ रहे थे असम राइफल्स, तो असम राइफल्स को अब कहाँ पे, मिजोरम में ट्रांसफर करने की बात की गई है। और कौन ट्रांसफर करता है, याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि असम और मिजोरम से संबंधित कुछ तथ्य भौगोलिक रूप से, तब फिर से हम लोग आगे चलेंगे। असम और देखिए, ये है आपका, ये रहा आपका भारत। और भारत में जैसे आप चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है म्यांमार वाला क्षेत्र। अब ये है असम। असम की अगर बात किया जाए तो असम का सीमा कहाँ कहाँ से लगता है, तो बांग्लादेश से तो 2 बार आके सीमा साझा करता है असम। ठीक है, तो ये है असम वाला क्षेत्र। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये असम वाला क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद से यह किसे किसे सीमा साझा करता है, तो ऊपर के जो राज्य हैं इसमें
अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, इधर पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, इधर बांग्लादेश, उधर भूटान से, इधर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और इधर त्रिपुरा से भी सीमा साझा, इधर मेघालय से भी सीमा साझा करता है कौन, आपका असम। ठीक है, तो ये है असम। आगे और थोड़ा सा आपको दिखाया जाए तो देखिए ये है असम। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहाँ कहाँ से सीमा साझा कर रहा है, तो ये सीमा साझा कर रहा है, असम का सीमा एक तो पश्चिम बंगाल से होता है, एक अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए सीमा साझा किससे कर रहा है असम, तो भूटान से कर रहा है, इधर बांग्लादेश से कर रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश से 2 बार, एक यहाँ पे और एक देखिए यहाँ पे। ठीक है, और मेघालय की अगर बात किया जाए तो मेघालय 2 ओर से 3 ओर से जो है मुख्य रूप से किससे घिरा हुआ है, असम से घिरा हुआ है। तो या अगर भारतीय राज्यों से पूछा जाए कि किससे किससे सीमा साझा करता है, तो एक हो गया वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद से नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और मेघालय, इतने राज्यों से, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो असम जो है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से सीमा साझा करता है, इवन जो है आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। इधर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो भूटान से सीमा साझा होता है, और इधर बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है कौन, असम आपका। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला जो है राज्य है भारत का, कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ ही लगता है। अब इसमें अगर देखा जाए कि यह कहाँ से स्थानांतरित किया गया है असम राइफल्स को, असम राइफल्स को यहाँ से सीधे मिजोरम, और मिजोरम ये वाला बॉर्डर है। अभी आप मिजोरम वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो मिजोरम बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है, और इधर म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। ठीक, तो यह मुख्य रूप से चीज़ें थी जो आपको बताना था। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे और फैक्ट इसके बारे में जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि असम राइफल्स की स्थापना कब होती है, किस एक्ट के द्वारा इसको बनाया जाता है और स्टेब्लिश किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको नोट्सबुक आईएएस पे यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2025 है उसके लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 20 टेस्ट है, बाइलिंगुअल टेस्ट मिलेगा आपको, ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन में मात्र 799 रुपया, और ऑफलाइन में आप 2999 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। और यह जो है टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है, अभी जो पिछला जो है टेस्ट हुआ है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं अभी तो, ठीक ना। और ऑनलाइन अगर आपको परचेज करना हो तो ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, या अगर ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन अगर लेना हो तो आप जो दिया गया नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके इसको परचेज कर सकते हैं। 2025 की आपकी जो प्रीलिम्स है उसमें जो पूरा फुल लेंथ है टेस्ट है, ये आपकी तैयारी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट लाएगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग देखेंगे असम राइफल्स के बारे में क्या है। तो असम राइफल्स उन 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ में से एक है जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो असम राइफल्स है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। वैसे बीएसएफ जो है वो भी किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूछा जाए कहाँ पे तैनात किया गया है, तो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे इसको तैनात किया गया है। ठीक ना, तो अगर इसकी असम राइफल्स की बात किया जाए तो पूर्वोत्तर भारत जहाँ पे आवश्यक समझा जाता है वहाँ पे आतंकवाद विरोध अभियान चलाने के लिए असम राइफल्स को तैनात किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इसका परिचालन अगर देखा जाए तो भारतीय सेना के पास है, और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक अधिकारी जो होता है उसकी इसकी कमान को संभालता है असम राइफल्स की। अब इसमें अगर देखा जाए इसके महानिदेशक का मुख्यालय जो है शिलांग में है, तो ये याद रखिएगा असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, शिलांग में। ठीक ना, तो यह मुख्य रूप से फैक्ट है जो आपके या यूपी पीसीएस या यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो असम राइफल्स का जो महानिदेशक का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, शिलांग में है। और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो जितने अन्य केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सिवाय किसके, असम राइफल्स के। तो असम राइफल्स का कहाँ पे, याद रखिएगा, शिलांग में है। ठीक है, अलग जगह। फिर अगर आगे देखें तो असम राइफल्स की स्थापना कब होती है, तो 1835 में होती है, और उस समय इसका नाम क्या होता है, उस समय इसका नाम होता है कछार लेवी। ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय इसका नाम 1835 में कछार लेवी है।
और मिलिशिया के रूप में हुई थी इसका मुख्य रूप से ब्रिटिश चाय बागानों में उसकी बस्तियों को आदिवासी हमलों से बचाने के लिए असम राइफल्स की स्थापना कछार लेवी के रूप में 1835 में ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाद में ये फ्रंटियर फोर्स बन गया और यही धीरे धीरे आगे जाके 1870 में मौजूद इकाइयों को 3 असम सैन्य पुलिस बटालियनों में मिला दिया गया, जिससे 3000 से अधिक लोग ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में यूरोप और पश्चिमी एशिया में फिर यहीं से भेजे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है 1835 से कछार लेवी के नाम से। ठीक है, फिर 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स किया गया। तो पहले इसका कछार लेवी था 1835 में, नाम कब बदला गया, असम राइफल्स नाम कब हुआ, तो 1917 में, याद रखिएगा। और स्वतंत्रता के बाद यह बल विकसित हुआ 1962 में, जो इंडो चाइना जो वार हुआ था उसके दौरान लड़ाकू विमान या लड़ाकू भूमिकाओं से लेकर 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का जो हिस्सा है उसमें भी इसका रोल रहा है असम राइफल्स का। तो ये याद रखिएगा 1962 का जो इंडो चाइना जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, उसमें असम राइफल्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा अगर देखा जाए पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापना की भूमिका निभाने में भी, जैसे पहले क्या था कि इस समय है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह देख रही है। और पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था। ठीक ना, लुक ईस्ट से कन्वर्ट किस में हुआ है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, तो 1960 में 17 बटालियन से बढ़कर आज इसकी संख्या कितनी हो गई है, तो असम राइफल्स में 46 बटालियन इस समय मौजूद हैं। ठीक, और ये दोस्तों फिर आपके लिए एक नया ऑफर है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें, और भारत का सबसे नंबर 1 जो है टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा बढ़िया से। 35 टेस्ट है इसमें, बाइलिंगुअल है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। एकदम ऑनलाइन जो है 999 रुपये में और ऑफलाइन 9999 में मिल जाएगा आपको। तो ऑफलाइन लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन लेना हो तो आप जो है प्ले स्टोर से जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। और यह इसका जो टेस्ट अभी शुरू हुआ है हाल ही में, उसको जो टेस्ट हो चुका है वो आपको मिल जाएगा, और साथ ही आगे तुरंत आपको एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में जानकारियाँ दे दी जाती हैं। ठीक है, तो इसको परचेज आप कर सकते हैं। तो ये था असम राइफल्स जो हमने देखा 1835 में कछार लेवी, और उसके बाद से 1917 में आके इसका नाम क्या हुआ, असम राइफल्स। तो कुछ जो इसमें डेटा थे, फैक्ट जो थे, वो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेन से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की भूमिका जो है कौन निभा रहा है 1835 से, जिस चूंकि उस समय, चलिए अलग बात है 1835 में जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इस समय जो पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापना करना हो, या जो पूर्वोत्तर राज्यों के आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, या फिर से पूर्वोत्तर राज्यों को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट, या फिर से अनदर म्यांमार वगैरह चाइना से बॉर्डर जो लगता है, तो वहाँ से यह कंसर्न मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने का मुख्य भूमिका जो रहा है वह असम राइफल्स का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और इसका मुख्यालय जो है शिलांग है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, शिलांग है। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।